नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ 17। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब नीचे हम एक चित्र देखते हैं। चित्र में क्या दिख रहा है कि एक मालिक है और सेवक है और कुछ घोड़े हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को। अब मालिक क्या कह रहा है, घोड़ों को खोलो मत बांधो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ मालिक सेवक से घोड़ों को बांधने के लिए कहना चाहता था, पर सेवक ने सभी घोड़ों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अपनी बात कहते समय मालिक ने बीच में ठहरने या रुकने की ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए वह जो कहना चाहता था सेवक ने उसके विपरीत समझ लिया ना कि घोड़ों को खोलो मत बांधो, मीन्स घोड़ों को खोलो मत बांधो, वो यह कहना चाह रहा है। लेकिन उसने कैसे बोला कि घोड़ों को खोलो मत बांधो, तो इसने सोचा कि मत बांधो मतलब कि घोड़ों को खोल के छोड़ देना है, ठीक है ना। यदि मालिक ने अपनी बात इस तरह से कही होती कि घोड़ों को खोलो मत बांधो, तो सेवक घोड़ों को भगाने की जगह क्या करता, बांध देता। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए हम बीच बीच में कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक रुकते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, ठीक है ना। जब हम अपनी बातों को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए कहीं कहीं थोड़ा सा बीच में अधिक रुकते हैं तो कहीं थोड़ा कम रुकते हैं, तो उसे हम विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को दिखाने या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और यही हमारे पाठ का शीर्षक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। लिखते समय रुकने या विराम लेने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं कि अनुच्छेद में क्या लिखा है। सीता गीता सहेलियाँ थी, दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती। लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिलकर बैठकर अपनी बात समझा लो। क्या आपको यह सब स्पष्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, बिल्कुल लगातार बातें लिखी हुई हैं। अब इसी अनुच्छेद को हम विराम चिन्ह लगाकर दोबारा पढ़ते हैं और अंतर को समझते हैं। सीता गीता सहेलियाँ थीं, ठीक है। दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं, खूब बातें करती और हंसती। लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिलकर बैठकर अपनी अपनी बातों को समझा लो, ठीक है। इस अनुच्छेद में सही स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है और वाक्य अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर वाले में क्या था, वाक्य अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल लगातार था ना। अब आइए हम लोग कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह के बारे में क्या जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया पूर्ण विराम। इसे वाक्य में पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है ना। आप लोगों ने बहुत पहले से नर्सरी क्लास से ही या जब आप लोग केजी में कोई वाक्य बनाना सीखे होंगे और तो वाक्य के सबसे लास्ट में आपने एक पाई खींची होगी, एक डंडी सी, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, पूर्ण विराम लगा यानी यह वाक्य पूरा हो गया। राम चला गया, पूर्ण विराम लगा यानी यह वाक्य पूरा हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग आते हैं अल्प विराम, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। अल्प विराम मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रुक कर, ठीक है। इसी वाक्य में बीच में थोड़ा रुकने का संकेत दिया जाता है, ठीक है ना। इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का
संकेत देने के लिए लगाया जाता है। जैसे दादाजी की छड़ी, चश्मा और छाता लेकर आओ। शीला, सीमा, शबनम और रूबी सहेलियां हैं। ये आप लोग को समझ में आ गई। पहला हो गया पूर्ण विराम, दूसरा हो गया अल्प विराम। अब तीसरा जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो इसे वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो चिन्हों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देते जाइए कि कहाँ अल्प विराम के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होगा, पूर्ण विराम के लिए कौन सा होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा चिन्ह लगेगा। अब चौथा जो है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या हो गया? दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में लगाया जाता है। जैसे अब लिखा हुआ है, अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद हमने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक लगाया, मतलब आश्चर्य हुआ कि तुम आ गए। फिर पूर्ण विराम लगा। उसके बाद वाह, फिर वाह के बाद लगा वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो ये भी विस्मयादि हो गया। तो इस जब विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग, एक पाई और नीचे एक बिंदु सी रहती है, ठीक है ना। अब पांचवा आ गया आपका योजक चिन्ह यानी हाइफन। ये वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनीत के माता पिता शिमला में रहते हैं। अब माता और पिता हैं तो बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। मिलते जुलते शब्दों पर घेरा लगाओ, तो मिलते जुलते में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा। अब यह भी ध्यानों में है कि अर्धविराम, कोष्ठक, उद्धरण आदि और भी विराम चिन्ह हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोगों ने इन पाठ में क्या जाना? वाक्यों में रुकने का संकेत देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरे को समझा सकते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, योजक कुछ विराम चिन्ह हैं। धन्यवाद बच्चों।